नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, ट्रंप ने आखिरी 48 घंटों की चेतावनी दी है, यानी 48 आवर्स में आगे बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। और ईरान ने भी पलटवार किया है, ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। तो क्या है पूरी डिटेल आज की वीडियो में जानेंगे। अब अमेरिका, क्योंकि देखो अमेरिका के पास ज़्यादा समय नहीं है, और ये बात मैं आपको पिछली कई वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि अमेरिका जितना ही लंबा इसे खींचेगा उतना ही उसका नुकसान होगा। और ईरान, रसिया, चाइना ये सब चाहेंगे कि ये युद्ध खींचता चला जाए, लंबा खींचे। और अब ट्रंप के पास टाइम नहीं है, ट्रंप जितना ही इसको खींचेंगे उतना नुकसान होगा। इसलिए अब ट्रंप ने ये कह दिया है कि 48 आवर्स है तुम्हारे पास, 48 आवर्स में हॉर्मोज को खाली करें, खोलें, ओपन करें, नहीं तो अब हम पावर प्लांट पर तबाही मचाना शुरू कर देंगे। पावर प्लांट मतलब ईरान का जितना भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, या फिर जो उनका इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होगा, हाइड्रो पावर प्लांट होगा, इन सब पर अटैक होने शुरू हो जाएंगे और ईरान में पावर की कमी आनी शुरू हो जाएगी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की कमी आएगी और ईरान पूरी तरीके से अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने कहा कि अगर हमारे पावर प्लांट पर अगर अटैक किए ना, तो हम तुम्हारे जो एलाइज हैं उनके पावर प्लांट पर अटैक करेंगे। ये वही बात हो रही है कि अमेरिका उधर से इसको थप्पड़ मार रहा है, तो ईरान आसपास अपने जो भी मिल रहा है उसको थप्पड़ मार दे रहा है। यही चल रहा है ईरान और इजराइल का, अमेरिका का, इन सब का जो युद्ध हो रहा है इसमें यही चीज़ चल रहा है कि जब भी अमेरिका ईरान पर अटैक करता है, इजराइल ईरान पर अटैक करता है, तो ईरान आसपास के खाड़ी देशों पर, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, इन सब पर अटैक करता है। और अभी तो ईरान ने चौंकाया भी था। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया नाम का जो उसका आइलैंड था उस पर अटैक कर दिया। और ये अटैक होते ही बिल्कुल दुनिया शॉक में आ गई कि भाई इतनी लंबी रेंज कहाँ से आ गई, क्योंकि अब तक यही प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि ईरान के पास मात्र 2000 किलोमीटर या 2 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज की ही मिसाइलें हैं। लेकिन जब डियागो गार्सिया पर अटैक होता है और ईरान से उसकी दूरी कैलकुलेट की जाती है, तो पता चलता है कि भाई ये तो 4000 किलोमीटर दूर है, और वो भी डियागो गार्सिया तक पहुंची थी मिसाइल। वो अटैक नहीं हुआ, इंटरसेप्ट कर ली गई, वो बात अलग है, लेकिन वहां तक पहुंचाई तो गई थी मिसाइलें। और 2 मिसाइल पहुंचा करके ईरान ने दिखाया था कि देखो हमारे पास कितनी लंबी लंबी रेंज है। आप देखिए मैप में, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आपको इधर पाकिस्तान छोड़ करके आओ, ये ईरान दिखेगा। ईरान से आप इधर अरेबियन सी और पार करते हुए नीचे आओगे हिंद महासागर में, यानी इंडियन ओशियन में। तो इंडियन ओशियन में इधर आपको मालदीव के भी नीचे आपको दिखेगा ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ये बेसिकली इंडियन ओशियन को समझिए, ये मत समझिएगा कि ये भारत का सागर है। इंडियन ओशियन एक्चुअली कहा जाता है हिंद महासागर को इंग्लिश में। तो हिंद महासागर में ये है, और ये ब्रिटेन का और अमेरिका का संयुक्त बेस है, संयुक्त आइलैंड कह सकते हो। यहाँ पर संयुक्त एयर बेस है। आपने सुना होगा शुरुआत में जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका को ब्रिटेन ने ये कहकर मना कर दिया था कि हम अपने द्वीप को यूज नहीं करने देंगे। एक्चुअल में ये द्वीप है ब्रिटेन का, लेकिन अमेरिका ने भी इस पर अपना बेस बना रखा है। और अमेरिका आज तक जितने भी, जहां पर भी बड़े बड़े अटैक ऑपरेशंस करता रहा है बम वगैरह गिराने के लिए, इसी डियागो गार्सिया का ये यूज करता आया है। क्योंकि यहाँ से कब उड़ान भरता है किसी को पता नहीं चलता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिमोट लोकेशन पर है, और यहाँ पर तैयारी हो रही है, कैसी तैयारी चल रही है किसी को पता चलता नहीं है। तो अमेरिका यहाँ से अच्छे से तैयारी करके अपना B2 बॉम्बर उड़ाता है और उसके बाद अटैक्स करता है। तो यहीं से, जब आपको याद हो, जब 3 साइट्स पर अटैक हुआ था ईरान के पिछली साल, 3 न्यूक्लियर साइट पर, फॉर्दो, नतांज और इस्फहान पर, तो ये यहीं से डियागो गार्सिया से ही B2 बॉम्बर उड़ करके गए हुए थे। लेकिन ईरान से इस डियागो गार्सिया की दूरी जो है ना, वो 4000 किलोमीटर की है। अब 4000 किलोमीटर की दूरी तक जब ईरान ने अपनी मिसाइलें पहुंचा दी तो पूरी दुनिया शॉक रह गई कि भाई ये कैसे हो गया। 4000 किलोमीटर की रेंज की भी मिसाइलें हैं क्या इसके पास? क्योंकि ईरान को एक्चुअल में ये नहीं दिखाना था कि हम डियागो गार्सिया पर अटैक कर सकते हैं। ईरान को ये दिखाना था कि देखो ये 4000 किलोमीटर देख रहे हो ना, अब 4000 किलोमीटर इधर भी लोग नाप लो। 4000 किलोमीटर जब हम साउथ में जा सकते हैं तो नॉर्थ में भी जा सकते हैं, इधर भी तो जा सकते हैं। तो जितने भी इधर कंट्रीज हैं, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, पोलैंड हो, फिनलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, ग्रीस, मतलब इन सब पर वो अटैक कर सकता है। ये सब उसकी जद में है। और बड़ी बड़ी सिटीज़, चाहे स्पेन की, पुर्तगाल की, ब्रिटेन की, ये सब सिटीज़ इसके रेंज में आ जाती हैं। तो ईरान ने
डियागो गार्सिया पर अटैक करके बिल्कुल सबको शॉक कर दिया था। तो इसलिए अब अमेरिका इसको और ज़्यादा समय नहीं देना चाहता, क्योंकि जितना समय देगा क्या पता कहीं पर ऐसा इसका कुछ जगह हो, प्लान हो जहाँ पर ये बन रहा हो, मिसाइलें और बन रही हो, तो फिर नुकसान हो जाएगा जितना लंबा ये खींचेगा। और उसके बाद रसिया और चाइना उतना ही इसकी मदद करते रहेंगे, ये युद्ध को खींचते रहेंगे। तो अब अंतिम 48 घंटे की इन्होंने वार्निंग दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो, वरना ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। और शुरुआत करेंगे सबसे बड़े वाले पावर प्लांट्स से, मतलब सबसे बड़ा वाला जो पावर प्लांट होगा सबसे पहले वही होगा रेंज में। हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। दुनिया भर का 20% जो ऑयल सप्लाई होता है वो यहीं से होता है। ऑयल एंड गैस का सप्लाई या एनर्जी सप्लाई कह सकते हो, तो यहीं से होता है। भारत का भी यहीं से आता है। अगर भारत कतर से, बहरीन से या कहीं से भी खरीदता है ना, तब भी उसको इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। खैर, भारत के लिए ईरान ने छूट दे दी है। भारत और कुछ ऐसे और देशों के लिए ईरान ने रास्ता दे दिया है कि भाई तुम्हारा रहेगा तो हम छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी जब यहाँ पर भाई चलती रहेगी, युद्ध चलता रहेगा, वहाँ पर मिसाइल अटैक्स होते रहेंगे, तो कैसे कोई सिप आएगा, है ना। सिप पर भी अटैक होने का खतरा रहेगा। तो ऐसे में अब समझ लो अगले 48 घंटों में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के काफ़ी बड़े अटैक्स हो सकते हैं। और अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ जो खर्क आइलैंड है उस पर कब्जाने के लिए 3 जो वारशिप है वो भेज दिया है अमेरिका कि अब खर्क आइलैंड को कब्जा करेंगे। तो अब अगर यहाँ पर कब्जा हो जाता है तो अमेरिका और अच्छे से इसको खुलवाने के लिए प्रेशराइज कर पाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट देखिए, इफ ईरान डज नॉट फुल्ली ओपन विदाउट थ्रेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि अब ऑलरेडी 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। The United States of America will hit and obliterate their various power plants, starting with the biggest one first। सबसे पहले बड़े वाले से ट्राई करेंगे, शुरुआत करेंगे और जितने भी उनके पावर प्लांट्स हैं उनको तबाह करना शुरू कर देंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, ये इन्होंने कह दिया है। अब जब इनकी ये बारी आई, इनका ये बयान आया, तो उसके बाद से फिर हंगामा मचना शुरू हो गया कि भाई अब तो बहुत बड़े लेवल पर जा सकती है वार, और बहुत मतलब अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि आप समझिए कि जब बहुत भयानक रूप ले लेगा तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईरान भी जवाब देगा। ईरान ने तुरंत इसे रिप्लाई किया। ईरान ने कहा अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला होता है तो हम अमेरिका और इजराइल के सभी ऊर्जा ढांचे पर हमला करेंगे। मतलब अगर हमारे पर अटैक किए ना तो फिर हम इजराइल हो या यूएई, कतर, बहरीन, इन सब पर भी अटैक करना शुरू कर देंगे। ईरान के जो खातम अल अल्मानिया कमांड के प्रवक्ता हैं, खैर इनके प्रवक्ताओं का नाम याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, हर तीसरे चौथे दिन बदल जा रहे हैं। जो प्रवक्ता हैं उन पर भी निशाना बना दिया जा रहा है और उनको भी मार दिया जा रहा है। तो अभी जो प्रवक्ता हैं इब्राहिम जुल्फघारी, इन्होंने कहा है कि अमेरिका इजराइल का वाटर डिस्टिलेशन प्लांट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना बनाएंगे, जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनाएंगे। मतलब हम इजराइल वगैरह के पावर प्लांट पर अटैक करेंगे। और ये भी करके एग्जाम्पल ईरान ने दिखा दिया। ईरान ने अभी डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जो कि एक इजराइल का दक्षिणी शहर है, और वहीं पर पास में न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर है इजराइल का। हालांकि अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर पर इसके कोई ऐसा खबर नहीं आया कि उसमें अटैक हुआ या उसको नुकसान पहुंचा, बगल में गिरी मिसाइल। लेकिन वहां फिर से अगेन ईरान का मकसद हमेशा ये दिखाना होता है कि देखो आपके रेंज तक हमारी पहुंच है, आपका जो टारगेट है, जो आपका जो ऐसा क्रूशियल जो प्लेस है वहां तक हमारी पहुंच है, हमारी रेंज है, और हम कभी भी निशाना लगा सकते हैं। और तुम्हारा कुछ भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा हमारी मिसाइल के आगे। इतना तो ईरान को मानना पड़ेगा कि ईरान जो है जब भी अटैक कर रहा है ना इजराइल के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम आ रहा है, ना अमेरिका का। मतलब ये लोग इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। जब जहां पर ईरान चाह रहा वहां अटैक कर रहा है। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि ईरान की तरफ से इतना ज़्यादा मतलब नुकसान हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, उसके 57 से ज़्यादा कमांडर्स मारे जा चुके हैं, बड़े बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, अधिकारी मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी तक इजराइल के या अमेरिका के कोई ऐसे बड़े कोई पर्सनालिटी की डेथ होने की खबर नहीं आई। तो ईरान जबकि रेंज में है, और ऐसा भी नहीं है कि इजराइल रोक पा रहा हो, लेकिन फिर भी इतनी कोई बड़ी कैजुअलिटी इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से नहीं आई है। इसका जानते हो सबसे बड़ा कारण क्या है? इंटेलिजेंस। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटेलिजेंस। देखो इजराइल के पास है मोसाद। मोसाद जो है एग्जैक्ट ये बता देता है कि कहाँ पर कौन उपस्थित है उस वार टाइम पर। आप देखो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? खामनेई की मौत से ही शुरुआत हुई इस युद्ध की। एग्जैक्टली पता था कि खामनेई और उनके शीर्ष अधिकारी कहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले ही दिन में 17 से ज़्यादा जो उनके शीर्ष अधिकारी थे वो मार दिए गए।
एक ही झटके में। वो क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस था। ईरान के पास कोई इतना बड़ा इंटेलिजेंस नहीं है, जो इतना सीक्रेट इंटेलिजेंस, टॉप इंटेलिजेंस कि कौन सा अधिकारी कहाँ पर कौन मौजूद है और कब अटैक करना चाहिए। तो इसलिए ईरान कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं कर पा रहा है, जबकि इजराइल जब भी अटैक कर रहा है तो वो किसी न किसी बड़े कमांडर को, बड़े अधिकारी को मार गिरा रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति जो हैं, ये ब्रिक्स और पीएम मोदी से भी बात की और उन्होंने इन हमलों को रोकने के लिए अपील करी कि भाई आप लोग भी इंटरफेयर करो, मिडिल ईस्ट देश मिलकर नया सुरक्षा सिस्टम बनाए ताकि बाहर के देशों का दखल कम हो, ब्रिक्स जो है बिना दबाव के अपना काम करे। लेकिन आप जानते हो ब्रिक्स पर भी प्रेशर है। ब्रिक्स को ऑलरेडी ट्रंप ने धमका रखा है ये कह करके कि अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाता है या ब्रिक्स कुछ और बड़ा करता है तो फिर हम डॉलर सैंक्शन या टैरिफ सैंक्शन इन सब से खेलेंगे और फिर उससे भारत को भी और भी बड़े बड़े देशों को नुकसान होगा। तो इसलिए ब्रिक्स जो है वो चुप है। पीएम मोदी ने अगेन वही बात कही कि देखो शांति से यहाँ पर काम लिया जाना चाहिए और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं जो ऐसी चीज़ें, ऐसे लोकेशन पर अटैक किए जा रहे हैं जो कि नहीं चाहिए। मतलब आप समझो वार क्राइम वाला चीज़ ना करो, हॉस्पिटल्स पर और इन सब चीज़ों पर अटैक ना करो। बाकी जो है युद्ध को लेकर के इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा भी बस वही शांति से काम लेना चाहिए। भारत भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा है क्योंकि भारत जो है सभी जगह अपना बिजनेस फैला करके रखा है और उसके बाद अगर एक जगह पर एक पक्ष वाला हो जाएगा तो फिर दूसरे पक्ष से उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी इजराइल से युद्ध चल रहा है, इजराइल भी अच्छा एलाई है अपना, ईरान भी अच्छा एलाई है अपना, तो ऐसे में किसी एक साइड लेना ये दिक्कत होगी। इसलिए भारत जो है ये खुल करके एक तरफा सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, बस डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस की ही बात कर रहा है। लेकिन बात यही आती है कि ये युद्ध लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लंबा खिंचता चला जा रहा है और ऐसे में क्रूड ऑयल जो है इसका प्राइस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगले 48 घंटों में देखना होगा ट्रंप अटैक करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि धमकियां ईरान की तरफ से भी मिली है, अगर अटैक करोगे तो हम भी अटैक करेंगे। तो अब ऐसे में ट्रंप क्या सचमुच अपनी बहादुरी दिखाएंगे, अटैक करेंगे या फिर पीछे हट जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्रंप का अल्टीमेटम काम करेगा, युद्ध और आगे बढ़ेगा या फिर युद्ध यहीं पर खत्म होगा, कोई सीज फायर होगा? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आप हमारी ई बुक्स वगैरह को ले सकते हैं एमजेटी ऐप पर जा करके, और बेहतरीन ई बुक, ज़बरदस्त ई बुक है और इसके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट के यहाँ वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जल्दी आपको और भी नए ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एमजेटी ऐप को इंस्टॉल करके रखिए। किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।